Hi everyone. Hello. So, how are you all doing? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने मेरे सारे लेक्चर्स अभी तक जो मैंने दिया है वो आपने किया है. ओके आपने देखा है और आपका कोई डाउट नहीं है. आई होप सो. इन केस यू हैव एनी डाउट्स आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आपको सारे नोट्स वगैरह जो भी डाउट्स है वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हो. ओके So let us begin today's lecture without wasting any time. And आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स सी कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है और कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं. सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने अभी तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक कर लिया है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक हमने सारा नोट्स कर लिया है. लास्ट क्लास मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था. आज हम करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स ऐसा 3 और डॉक्ट्राइन है जिससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक तो आएगा ही. ठीक है ना. तो ऐसा तीन आपके पार्ट्स है ऑफ 3 डॉक्ट्राइन्स हैं. तो ये तीनों चीज को हम अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और विद नोट्स के साथ करने वाले हैं. सो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट डॉक्ट्राइन जो है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स. नाउ व्हाट इज अल्ट्रावायर्स एंड व्हाट इज डॉक्ट्राइन. ठीक है ना. ये आप लोगों के लिए एकदम नया है. यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड इट. एक गो में आपको समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए प्लीज ध्यान से पे अटेंशन कीजिएगा व्हाट एवर आई एम सेइंग. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्ट्रावायर्स. अल्ट्रावायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स. इसका क्या मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स. ठीक है ना. और डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल थ्योरी वगैरह. एक रूल या थ्योरी. ठीक है ना. इसको हम ये कहते हैं. तो थ्योरी ऑफ बियॉन्ड पावर्स. बियॉन्ड पावर्स का मतलब क्या होता है प्लीज ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब हो गया आप जब एक कंपनी को ओपन करते हो. मैंने आपको कहा था कि जब आप एक कंपनी को फॉर्म करते हो एक कंपनी को जब आप फॉर्म करते हो तो क्या होता है आप उसकी कुंडली बनाते हो ना. उसकी कुंडली के बाद आप एक आर्टिकल्स बनाते हो. आप एमओए बनाते हो. आप एओए बनाते हो. इस एमओए और एओ में आप क्या डिसाइड करते हो. आप ये डिसाइड करते हो कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है. ये क्या काम करेगा. रूल्स क्या है. रेगुलेशंस क्या है. ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो पहले ही कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही. है ना. यहाँ पे आप फिर डिसाइड करते हो डायरेक्टर्स का पावर क्या होगा. राइट. डायरेक्टर्स का पावर क्या होगा. शेयर होल्डर्स क्या करेगा. मेंबर्स का पावर्स क्या होंगे वगैरह वगैरह. काफी सारी चीजें आप क्या करते हो इस एमओए एओ में आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो. ये आपको पता है. राइट. अब होता क्या है अब अगर सपोज आपने कोई भी एक्ट किया कोई भी चीज कोई भी ट्रांजैक्शन किया जो ट्रांजैक्शन इस ऑब्जेक्ट रूल्स रेगुलेशंस पावर्स को मैच नहीं खाते या फिर आपने अपने हद में रहकर काम नहीं किया. अगर मैं सीधी लैंग्वेज में कहूं कि आपका एक हद था. आपका एक लिमिट था जो लिमिट डिफाइन किया गया था आपके एमओए में. आपकी एक लिमिट थी. अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो मतलब आप अपने पावर के बियॉन्ड गए. पावर के आगे चले गए. आपका जितना पावर था उसके भी आगे आप चले गए. तो उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स. मतलब कि आपने वो काम किया है. आपकी कंपनी ने वो काम किया है. आपके डायरेक्टर्स ने वो काम किया है जो आपके पावर में ही नहीं था. जो आपको अलाउड ही नहीं था. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. जो आपको अलाउड ही नहीं था आपने वो काम किया है. तो जब हम अपने पावर की हद पार करके जब हम कोई काम करते हैं तो लॉ क्या कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीज आपने किया है वो एक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा. वो आपका वॉइड एब इनिशियो है. मतलब कि वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही आपका खत्म है. मतलब वो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि आपने पावर के विरुद्ध वो काम किया है. ठीक है ना. समझ में आया ना. तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स का सीधा बात है अपने हद में रह के काम करो वरना काम करो ही मत.
ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट जो भी आपने किया है बियॉन्ड पावर्स विच यू आर नॉट अलाउड टू डू सो यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, आपका वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। कंपनी आपकी लायबल नहीं है टू एक्ट ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? इजी था एकदम। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को समझने के लिए 2-3 बातें समझनी है। इसको समझने के लिए हम एक केस स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, और फिर हम नोट्स लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये केस स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि ये केस स्टडी में क्या था और क्या हुआ था। इसका नाम है आपका एशबेरी, और आपको एग्जाम में ये लिख के आना है, ठीक है। अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस केस। एशबेरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875, ठीक है ना। तो ये आपका केस स्टडी है और इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, क्या चीज हुआ था यहाँ पे जो जिसकी वजह से अल्ट्रा वायर्स का ये हम कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्लीज यहाँ ध्यान देना ना, हुआ क्या था कि अच्छे से सुनना, ठीक है मैं क्या बोल रही हूँ ना। व्हाट हैपेंड, देयर वाज दिस कंपनी, कौन सी कंपनी थी? ये एशबेरी थी, एशबेरी कंपनी थी, ठीक है ना, एशबेरी कंपनी थी। दिस कंपनी, इसका जो मेमोरेंडम था ना, इसका एमओए के अकॉर्डिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब ये क्यूब फॉर्म हुआ था, ये था आपका जनरल कॉन्ट्रैक्टर। क्या था ये? एक तरीके से आपका जनरल कॉन्ट्रैक्टर था। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एशबेरी कंपनी एमओए के अकॉर्डिंग इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था, एमओए के अंदर इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था कि ही वाज अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। अब हुआ क्या, ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था, रेलवे कोच का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, ऐसे करके रेलवे वैगन्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता था। अब हुआ क्या कि ये इसके पास एक आदमी आया, रिची। इसके पास कौन आया? इसके पास एक आदमी आया, नाम क्या था उसका? रिची, ठीक है ना। रिची भी एक कॉन्ट्रैक्टर था, रिची भी बनाता था, कंस्ट्रक्शन करता था। रिची ने एशबेरी को बोला कि मुझे तुम काम दे दो, गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर रेलवे वैगन्स। मुझे रेलवे लाइन बनाना था, उसको एक रेलवे लाइन वैगन, ठीक है ना। इसका मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील दे दो, ठीक है, दे दिया, फाइन। तो एशबेरी ने क्या किया, ठीक है। अब सुनना एक और बात, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो टू मैन्युफैक्चर रेलवे वैगन, ठीक है। तो अब ये खुद भी तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये जो आपका यहाँ पे क्या आपको ये दिख रहा है एशबेरी, ये खुद भी तो आपका जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये क्यों देगा? तो रिची ने कहा कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मेरे को फाइनेंस कर दो, मैं कम पैसों में आपको बना के दूंगा वैगन्स, फिर आप उसको ज्यादा पैसों में बेच देना। मतलब क्या हो गया? गिव मी द फाइनेंस, मेरे को फाइनेंस दे दो टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। इसके पास पैसे नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट देने के, तो मुझे फाइनेंस दे दो, गिव मी द फाइनेंस टू मैन्युफैक्चर, मेरे को क्या दे दो? फाइनेंस दे दो, ताकि मैं क्या बना दूं? टू मैन्युफैक्चर रेलवे वैगन, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ में आ गई? तो रिची क्या करने वाला है? रिची इस रेलवे वैगन्स को, ये रेलवे लाइंस को कम दाम में बनाएगा। ही विल मैन्युफैक्चर एट लोअर प्राइस, इसको लोअर प्राइस में बना के फिर एशबेरी क्या करने वाला था? एशबेरी इसी वैगन्स को हायर प्राइस में बेचने वाला था। मेरी बात समझ में आ गई? हायर प्राइस में बेचने वाला था इसी चीज को। तो एशबेरी फिर क्या करता है? मान जाता है, अग्री कर लेता है, ठीक है। तो उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अग्रीड
टू फाइनेंस रिची। रिची को फाइनेंस करने के लिए वो अग्री हो गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, और सारे शेयर होल्डर्स मान गए थे, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से मान गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रियलाइज हुआ, एशबेरी रियलाइज करता है, एशबेरी क्या रियलाइज करता है, एशबेरी रियलाइज करता है कि भाई साहब हमारे एमओए के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे एमओए के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है ओनली टू मैन्युफैक्चर। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ओनली टू मैन्युफैक्चर, नॉट टू फाइनेंस। फाइनेंस देने की तो बात हुई नहीं थी, हमारे एमओए के अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट है फाइनेंस नहीं करने का, ओनली टू मैन्युफैक्चर। तो मैंने तो रिची को फाइनेंस कर दिया, ये तो मेरे पावर के अगेंस्ट हो गया। तो एशबेरी ने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली उसने क्या किया, इमीडिएटली asked Richie to return the money and cancel the contract. मेरी बात समझ में आ गई। तो इमीडिएटली उसने क्या बोला कि भाई साहब पैसे दे दो और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, ठीक है। रिची यहाँ बैठा, रिची सोचे कि ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने मुझे बोला था कि दूंगा, अभी तुम ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते। रिची कोर्ट में जाता है, रिची केस फाइल करता है। रिची क्या करता है, रिची केस फाइल करता है। केस फाइल करने के बाद लॉ जज क्या डिसाइड करती है, जज ने कहा कि एमओए एक क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रिची को कहा नहीं, लॉ ने कहा कि आपने एमओए के अगेंस्ट जाके काम किया है, तो कंपनी ये काम कर ही नहीं सकती, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है। रिची कहता है कि एमओए के अकॉर्डिंग का मतलब ही नहीं है। अगर सारे शेयर होल्डर मान रहे हैं, सारे शेयर होल्डर अगर मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं पैसा लेके बना सकता हूं, अगर सारे शेयर होल्डर फाइनेंस देने को मान रहे हैं, तो एमओए में क्या लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो लॉ ने कहा आप अपने एमओए के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आपके एमओए में लिखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर लिखा है कि यू आर अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर, देन यू हैव टू रिमेन अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर। आप फाइनेंस प्रोवाइड कर नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप वो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला सर्विस दे नहीं सकते, क्योंकि यू आर ओनली अ जनरल कॉन्ट्रैक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? तो लॉ ने कहा कि सिंस आपका जो भी आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया है विथ रिची, इट इज नॉट सपोज टू हैपन, ये आपके एमओए के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड होगा, बिकॉज एमओए के बियॉन्ड पावर्स है। क्या है? एमओए के बियॉन्ड पावर्स आपने काम किया है, आपने फाइनेंस देकर क्या कर दिया, आपने एमओए के अगेंस्ट काम किया है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे जज ने क्या कहा, लिखो यहां पे हेल्ड, हेल्ड क्या हेल्ड हुआ था, an ultra wires contract can never be made binding, can never be made binding on the company, hence Ashbury was not liable to perform the contract. Decision was made in favor of Ashbury। मेरी बात समझ में आ गई? और रिची को पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो क्या आपको अल्ट्रा वायर्स का पूरा कहानी समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? इसका नोट्स लिखेंगे, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, एग्जाम में आएगा और आपको ऐसे का ऐसे ही उतार के आना है, ठीक है ना। लेट्स राइट।
अब अल्ट्रा इसका जो मीनिंग है वो सारी चीजें करेंगे। तो नोट्स क्या है देखो प्लीज। नंबर 1, एक्ट विच इज लीगल, लीगल है लेकिन एक्ट विच इज लीगल बट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम, then it is said to be ultra vires of the company, and is void, अब आप बोलोगे मैम आपने void बोला, ऊपर आपने void ab initio बोला, अरे void ab initio is a part of void, वो void का ही हिस्सा है, void ab initio हो गया जो स्टार्टिंग से ही void है। काफी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है मुझे पहले। नाउ तो act which is legal but beyond the powers of memorandum, then it is said to be ultra vires of the company and is void। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा मैम अगर सपोज मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के अगेंस्ट करते हैं तो वॉइड है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट करेंगे तो भी वॉइड है। तो बेसिकली हम कुछ अपनी मर्जी से अगर चेंजेस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं क्या? तो देखो उसके ऊपर प्लीज 3 नोट्स, 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्लीज वो 3 पॉइंट्स अच्छे से नोट करना। क्या है वो 3 पॉइंट्स? अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, मतलब अगर आप कंपनी के पावर के बियॉन्ड जाते हो, बेसिकली एमओए के बियॉन्ड जाते हो, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। कैनॉट बी रैटिफाइड, कैनॉट बी रैटिफाइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं समझाती हूँ। मतलब क्या हुआ, अब ऊपर में कंपनी ने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने की कोशिश करी, तो रिची बोल सकता है ना कि एक काम करो, आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो और ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस ला दो। आप क्या करो, आप एक रेजोल्यूशन पास करके इस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर दो। रैटिफाई का मतलब सारे शेयर होल्डर मिलके बैठ के उसको अप्रूव कर दो, अप्रूव करके एक साइन कर दो, साइन करके पेपर को चिपका दो उसके साथ। समझ में आया? तो एक तरीके से अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो फिर उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको वही काम करना है तो फिर आपको एमओए को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एमओए को चेंज करो और फिर नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। मेरी बात समझ में आ गई? उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप रैटिफाई नहीं कर सकते, वो सेम कॉन्ट्रैक्ट को आप रैटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स कैन बी रैटिफाइड, इसको लेकिन आप रैटिफाई कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। कैन बी रैटिफाइड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। मतलब अगर डायरेक्टर्स का कोई पावर है, सपोज, ठीक है ना, मैं मेमोरेंडम की बात नहीं कर रही, मैं ना कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्टर्स का पावर की बात कर रही हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स को लोन लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लोन डायरेक्टर्स नहीं ले सकता, लेकिन एक डायरेक्टर ने लोन ले लिया। अब क्या करे? तो अब अगर चाहे तो सारे शेयर होल्डर्स मिलके ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल दे या नहीं दे। अगर वो अप्रूवल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में और फिर वो अलाउ कर दिया जाएगा, वही कॉन्ट्रैक्ट को आप अलाउ कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। आर्टिकल्स इट कैन बी रैटिफाइड, इसको भी आप रैटिफाई कर सकते हो। इट कैन बी रैटिफाइड बाय लेकिन कैसे? बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आप अपना आर्टिकल्स को चेंज करके फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना?
फिर आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकते हो। अब एक और छोटा सा पॉइंट लिखो कि अगर आपको एमओए में चेंजेस लाना है, मैम अगर मुझे एमओए का जो अगेंस्ट एमओए का पावर के बियॉन्ड जाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अपना क्लॉज, एमओए का क्लॉज को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है, तो सिंपल है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, सारे शेयर होल्डर मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और फिर क्या होगा, आपका वो पास हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, if company wants to alter the object clause it can be easily done by passing a special resolution। लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, ये सारे नोट समझ में आ गए आपको। आई होप इट इज क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट, वेरी गुड। तो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स था, बहुत ही इजी था और एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड विद द मोर बेसिक कंसेप्ट्स। मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लास्ट में कराऊंगी, उसके पहले मुझे आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वगैरह समझाना है, which is also very important, okay? So let's move ahead with doctrine of constructive notice and then doctrine of indoor management. Now, what do you understand by doctrine of constructive notice? मैं समझाऊंगी, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी और अच्छे से समझना है। सारी चीजें यहीं लिख के समझा रही हूं। अब मेरी बात सुनो, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ा था। उसमें क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने किया तो वो आपका वॉइड है, ये हमने पढ़ा था, मतलब बियॉन्ड द पावर्स पढ़ा था, राइट, बियॉन्ड द पावर्स पढ़ा था। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, एशबेरी के केस में, ये जो एशबेरी का केस था, एशबेरी के केस में हुआ क्या था, एमओए में लिखा था ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट लिखा था, एमओए में ऑब्जेक्ट रिटन था, राइट, लेकिन रिची कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया, रिची ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, तो रिची कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि एमओए में लिखा था, राइट, मैंने तो नहीं पढ़ा। रिची ये बात कोर्ट में बोल सकता है ना कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं था कि ये कंपनी फाइनेंस नहीं दे सकती है, ये कंपनी को करना चाहिए था, ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया मुझसे। रिची ये बात कह सकता था, इजंट इट? लॉ कहती है कि ऐसा ना हो, कंपनी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये आपका एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि इजीली अवेलेबल होता है कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे, अगर आपको देखना है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। तो आपका एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक है तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि यू हैव रेड दैट डॉक्यूमेंट। क्या मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है? तो मतलब मैंने क्या बोला, रिची इस केस में बोल सकता था कि मुझे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि कंपनी फाइनेंस नहीं दे सकती, मुझे पता होता तो मैं शायद ये कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। लॉ ने कहा, इस चीज से बचने के लिए लॉ ने एक और डॉक्ट्राइन डाल दिया। क्या डाला? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लॉ ने कहा कि भाई साहब ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का थ्योरी है, मतलब क्या, इफ देयर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड इफ वो अवेलेबल है तो हम ये अज्यूम करेंगे वेदर यू हैव रेड और नॉट, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट यू हैव रेड दैट डॉक्यूमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने वो डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है।
क्लियर? ठीक है ना? तो इसमें क्या है, बेसिकली इसका लॉ क्या है, बहुत छोटा सा डॉक्ट्राइन है, ये ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन हम लिखेंगे अच्छे से कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या ये कहता है। ठीक है, प्लीज राइट विथ मी। क्या कहता है? ऑल द डॉक्यूमेंट्स, नंबर वन, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी, ये लॉ क्या कहता है, ठीक है ना, ऑफ द कंपनी which are public, which are public and easily available, and available it confers the right of inspection by all, then it is the duty of every person, मतलब क्या हो गया, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विच आर पब्लिक एंड अवेलेबल एंड कन्फर्स, मतलब कि जिसके जिसके ऊपर राइट है, राइट पब्लिक है तो मतलब आप देख सकते हो, राइट, जो भी चीज पब्लिक होती है तो वो तो आप देख ही सकते हो ना। अगर वो पब्लिक है और अवेलेबल है और आपके पास राइट है टू इंस्पेक्ट, तो आपके पास राइट टू इंस्पेक्शन है ही, then it is the duty of every person, अब हर पर्सन का ड्यूटी है कि वो क्या करे, ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू इंस्पेक्ट, टू इंस्पेक्ट सच डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, सच डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ये आपका ड्यूटी है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। दिस इज प्रिज्यूम्ड, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड, मतलब अज्यूम कर लेंगे हम कि आपने पढ़ लिया है, आपको ये नोटिस मिल गई है। हम अलग से घर घर जाके ये नहीं पूछेंगे आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। अगर मेरा डॉक्यूमेंट पब्लिक है और अगर आपको मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव रेड दैट डॉक्यूमेंट। समझ में आया ना? दिस इज काइंड ऑफ अ प्रिज्यूम्ड नोटिस, प्रिज्यूम्ड नोटिस and is called कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया? इजी एकदम। इट डजेंट मैटर ठीक है, अब आगे लिखो, आगे क्या लिखोगे, आगे और पॉइंट्स है, लिखो whether the person has read the documents or not, it is presumed, the person is presumed to have the knowledge of such documents, of such documents, whether read or not, whether read or not। हमें मतलब नहीं है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, हमें मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट था और वो पढ़ने के लिए अवेलेबल था, आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती। नेक्स्ट क्या लिखोगे? सिर्फ एमओए और एओए नहीं पढ़ना है, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। Constructive notice is not just of
MOA और AOA मतलब but also for other documents, other की जगह all लिखो, but also for all the documents that are to be registered with the registrar। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कि सिर्फ MOA और AOA नहीं, नॉट जस्ट MOA और AOA, बल्कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कोई पास करता है, वो सारी चीजें भी। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है, हम अलग से आपको कोई चीज का नोटिस देने नहीं वाले हैं, अलग से हम कोई भी चीज का नोटिस आपको नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे? तो इसमें क्या होगा, आप अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अगर आप करते हो, अगर उस पावर के अगेंस्ट आप करते हो, तो आपके फेवर में कभी भी कोई भी केस नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यह अज्यूम कर लिया, जैसे रिची के केस में हुआ था। तो यहां पे आप लिख सकते हो शॉर्ट में, रिची इन द लास्ट केस, इन द एशबेरी केस is presumed to have read the MOA, the object clause of the MOA। उसको अज्यूम हमने किया है कि उसने पढ़ा होगा, वो फिर भी एंटर किया, फाइनेंस लिया, तो उसकी गलती, वो कंपनी की गलती नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ ताकि आप भूलो ना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप कंपनी के पावर के अगेंस्ट कुछ करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानेंगे, ठीक है ना। कंपनी का पावर कहाँ लिखा होता है? MOA AO में लिखा रहता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हो गया, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो इजीली अवेलेबल है और आप पढ़ सकते हो, तो फिर ये हम मान लेंगे कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, समझे हैं और फिर आप एंटर कर रहे हो। हम कभी भी ये नहीं आपको अलग से बताएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स में ये था वो था, हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेंगे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे या जो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में अवेलेबल है, वो सारी आपने पढ़ ली है। समझ में आ गया? जैसे रिची के केस में, तो रिची को क्या था, रिची वॉज प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड, वो रेड कर चुका, रीड कर चुका, ये हमने प्रिज्यूम किया है बिकॉज आपका MOA अवेलेबल था। समझ में आ गया? ये दोनों डॉक्ट्राइन समझ में आ गया? बहुत इजी है, इजंट इट? लेट्स मूव ऑन फर्दर विद डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जल्दी से इंडोर मैनेजमेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोर मैनेजमेंट से इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी नहीं आया था, लास्ट टाइम आया था या फिर एक अटेम्प्ट में नहीं आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और अच्छे से एकदम समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ लेट्स मूव अहेड कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता क्या है। नाउ प्लीज सी, इसमें भी एक केस है बच्चा, बहुत अच्छा केस है, ठीक है? तो इसका केस समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की केस में हुआ क्या था। अब देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता क्या है, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है, अभी तक हमने दो केसेस पढ़े थे, अभी तक हमने दो डॉक्ट्राइन्स पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों चीजें हमने पढ़ा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या करता है, ये आपका कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये किसको कर रहा है? कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इन दोनों को अगर कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है तो आम जनता को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसीलिए आया एकदम अच्छे से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया कि कोई केसेस में आपकी आम जनता की गलती नहीं होती, कंपनी की गलती होती है, ठीक है ना? तो आया डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने MOA पढ़ लिया,
आपने एओए भी पढ़ लिया, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से रीड कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से रीड कर लिए, ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से रीड कर लिए, लेकिन फिर भी रीड करने के बावजूद आप उसको अच्छे से रीड कर लिया, आपको समझ में आ गया, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल आपके एमओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल लिखा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, लिखा था। तो अब हुआ क्या, अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हो, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले होते हो, तो कंपनी आपको कहती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है, कंपनी ने आपको कह दिया, कंपनी ने आपको पेपर भी लाके दे दिए, ले दिए ना, पेपर लाके दे दिए, आपने उस पेपर को देख के आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, इसमें जो साइन थी, इसमें जो साइन था वो फॉर्ज था। क्या था? फॉर्ज था, मतलब वो नकली साइन था, या फिर सारे शेयर होल्डर ने नहीं किया था, ऐसा कुछ पता चलता है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे भी हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगा सकते हैं क्या, कि आपको पता करना चाहिए था ऐसा ऐसा? नहीं, लॉ कहती है कि जो आपके बंद दीवार में, आपके जो बंद कमरे के अंदर आप जो डिसीजन लेते हो, वो आम जनता को कैसे पता चलेगा? आप जो बंद कमरे के अंदर आप जो करते हो, वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? पब्लिक को तो सिर्फ इतना पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सिर्फ उसको इतना पता है, वो हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा? मेरी बात समझ में आ गई? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, पब्लिक को सिर्फ इतना पता है, वो हुआ या नहीं हुआ, वो चार दीवारी के अंदर आप सब मिलके जितने मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, वो कर क्या रहे हैं, वो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को लाया गया था, और ये सारी हिस्ट्री को हमने क्या किया, थोड़ा सा पलट दिया। हमने कहा अगर ऐसा कोई भी केस होता है, लॉ ने कहा अगर ऐसा कोई भी केस होता है जहां पे आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्क नहीं करेगा, अगर ये मामला आपका एग्जीक्यूशन का है, तो अगर एग्जीक्यूशन का है within the doors of the management, within the doors of management, तो फिर पब्लिक की गलती नहीं है, तब आपकी कंपनी की गलती है। तो ये आपका हुआ था, आया था इन फेवर ऑफ पब्लिक। मेरी बात समझ में आ गई? इन फेवर ऑफ पब्लिक आया था, समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसका बहुत लंबा सा एक केस है, और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखवाऊंगी, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो इसको अगर मैं एक साथ कराऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी आप मेरे को ये एंड करना पड़ेगा क्लास, बिकॉज इट इज अ ह्यूज टॉपिक, थोड़ा लेंथी है, एक क्लास लग जाएगा इसमें। सो वी विल बी बिगिनिंग विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। वापस से समझा दूंगी जिसको भी समझ में नहीं आया है। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा और क्लास चैप्टर बचा है जो नेक्स्ट क्लास में आपका ओवर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द कंपनीज एक्ट, एंड इट विल गेट ओवर बाय देन। आई होप आपको मेरा आज का क्लास पसंद आया होगा, और आपने, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, या मोटिवेट करता है मुझे पता चलता है कि आप सब देख रहे हो, या कमेंट करके बता दीजिए whether the class was good or not. It will be a huge help and a great motivation. Thank you so much everyone. See you in the next class. Until then, bye bye and take care. Bye.